So first of all, what is operant? What is operant? So operant means any action or behavior performed by an organism. ठीक है, कोई भी एक्शन या बिहेवियर, किसी प्रकार का व्यवहार जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक एक्शन है और बिहेवियर है। ठीक है, मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा तो वो एक्शन या बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक्शन या बिहेवियर जो ऑर्गेनिज्म करता है डेली लाइफ में अपने, वो ऑपरेंट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू स्किनर, उसको ऑपरेंट बोला जाता है। ठीक है, थ्योरी के बेसिक आइडिया की हम बात कर लेते हैं। जो इसका मूल विचार है, बेसिक आइडिया, वो ये है कि बिहेवियर दैट इज़ फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड इज़ रिपीटेड। यानी कि जो बिहेवियर है, अगर उसको शो करने के बाद में रिवॉर्ड मिलता है तो वो रिपीट हो जाएगा। बिहेवियर दैट इज़ फॉलोड बाय अ पनिशमेंट इज़ रिड्यूस्ड। यानी कि किसी बिहेवियर को शो करने के बाद में अगर पनिशमेंट मिलती है तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है जिसको पेरेंट्स कहते हैं कि आप ये होमवर्क कर लीजिए तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी, वो होमवर्क करता है, उसे चॉकलेट मिलती है, चॉकलेट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर द चाइल्ड। तो क्या होगा कि बिहेवियर जो है दोबारा फिर फ्यूचर में रिपीट होगा, होने के चांस बढ़ जाएंगे। बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय अ पनिशमेंट इज रिड्यूस्ड। So in operant conditioning, Skinner studied how operant behaviors are learned or changed, conditioned by the consequences, reward और punishment that follow them। यानी कि स्किनर ने स्टडी किया ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर कि किस प्रकार से जो ऑपरेंट बिहेवियर्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी कर रहा है, जो भी बिहेवियर वो शो कर रहा है, वो जो है फ्यूचर में रिपीट होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि उस बिहेवियर को शो करने के बाद में जो आउटकम था वो रिवॉर्डेड था, यानी कि उसको बिहेवियर को परफॉर्म करने के बाद में पॉजिटिव अगर आउटकम आया है तो वो बिहेवियर रिपीट हो जाएगा। और अगर पनिशमेंट मिलती है, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस हमें मिलता है उस बिहेवियर को शो करने के बाद में, तो वो बिहेवियर वहीं स्टॉप हो जाएगा। और स्किनर ने अपनी थ्योरी में यही स्टडी किया कि किस प्रकार से रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे हम बिहेवियर को शो करते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स इन दिस थ्योरी, सो प्लीज केयरफुली लुक हियर नाउ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर दो एक्सपेरिमेंट्स थे, वो कवर नहीं किए हैं, जो इस थ्योरी का काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। आपको पता होगा कि एक रेट एक्सपेरिमेंट था, एक पिजन वाला एक्सपेरिमेंट था, तो वो मैंने कवर नहीं किया है। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि मुझे नहीं लगता वो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है या समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स हर बुक के अंदर है और आई एम श्योर कि 90% लोगों को पता होगा उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर जस्ट सर्च कीजिए स्किनर रैट एक्सपेरिमेंट, तो यू विल गेट आइडिया अबाउट दैट। सो हम चलते हैं चेनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है चेनिंग। सॉरी। चेनिंग के अंदर इसकी डेफिनेशन है कि टीचिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स स्टेप बाय स्टेप, कनेक्टिंग स्मॉलर सिंपल बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग अ चाइल्ड टू टाई देयर शूज इन स्मॉल स्टेप्स। दोस्तों, सिंपल सी बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है उसको हम एक बार में नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको चलना भी नहीं आता अभी, अब वो डायरेक्टली भाग नहीं सकता। सबसे पहले वो खड़ा होना सीखेगा सीखेगा बैलेंस करना सीखेगा बॉडी को, एंड देन उसके बाद में वो धीरे धीरे वॉक करना सीखेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में रन करना सीख जाएगा कुछ टाइम, कुछ मंथ्स बाद, या फिर आफ्टर 1 ईयर काइंड ऑफ। तो वही वाली बात है कि किसी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को हम क्या करते हैं, एक सिंपल सीक्वेंस वाइज पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक स्मॉल पार्ट को पहले हम सीखते हैं, और फिर ऐसे करते हुए हम सभी पार्ट्स को सीख करके अल्टीमेटली इवेंचुअली पूरे जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर उसको समझ जाते हैं, उसको करना सीख जाते हैं। तो यही चेनिंग है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टीचिंग अ चाइल्ड टू टाई देयर शूज इन स्मॉल स्टेप्स। अब एक बच्चा है, उसने स्कूल जाना शुरू करा है, उसको शू लेस बांधना नहीं आता है, तो हम सब भी उस टाइम से गुजरे हैं। तो
जब एक बच्चा शूलेस को बांधने की कोशिश करता है तो वो नहीं बांध पाता है, तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो सिखाते हैं बच्चों को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि पहले आप लेस को पकड़िए, उसके बाद में एक बार गिठान बांधिए, और फिर उसके बाद में आप लूप बनाइए, फिर दोबारा गिठान बांधिए। तो वो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है ना। एक ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में उस बिहेवियर को डिवाइड करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को हम बांट देते हैं, एंड देन स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाते हैं कि आपको कैसे लेस को बांधना है। और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद भी बता सकते हैं मुझे, ठीक है। ठीक है, तो चेनिंग हो गया। अब हम चलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग। क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग इज़ अ वेरी like important topic of this theory. Okay, so इसमें क्या होता है, a cumulative recorder is a device that shows how often a behavior response occurs over time। यानी कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग के लिए हमको एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर नाम का डिवाइस होता है, वो चाहिए होता है, ठीक है। उस डिवाइस का ये काम होता है कि वो हमें बताए कि जो रेट ऑफ रिस्पॉन्स है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो कितनी जल्दी हो रही है, मतलब कितना फ्रिक्वेंटली वो रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पेट है, डॉगी है, फॉर एग्जाम्पल, उसको आपने सिखाया हैंडशेक करना, ठीक है। और जब जब उसने हैंडशेक किया, आपने उसको फूड दिया, ठीक है, आपने उसको ट्रीट दी, जिससे कि उसका बिहेवियर रिइंफोर्स्ड हो गया अकॉर्डिंग टू स्किनर। दिस इज ऑल अबाउट स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपने जैसे उसको ट्रीट दी, वो बिहेवियर इन्फोर्स हो गया, अब वो बार बार उस रिस्पॉन्स को, उस बिहेवियर को शो कर रहा है, और आप उसको ट्रीट दे रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग में हम ये चेक करते हैं कि कितना फास्टली, कितना फ्रिक्वेंटली वो बिहेवियर उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग को समझने के लिए प्लीज़ फोकस करिए इधर। ईच टाइम द सब्जेक्ट लाइक अ रैट मेक्स अ रेस्पॉन्स, for example, whenever the rat presses a lever, the machine's pen moves upward a little. If no response happens, the line stays flat. यहाँ पर रेट क्या है, बेसिकली जो रेट एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जो रेट था, आप प्लीज़, अगर आपने नहीं पढ़ा है रेट एक्सपेरिमेंट, तो आप एक बार चेक कर लेना क्या है रेट एक्सपेरिमेंट में। तो जो वहाँ पर रेट था उसकी बात हो रही है। तो होता क्या है कि हर बार जब भी रेट जो है वो अपना रेस्पॉन्स देता है, यानी कि प्रेसिंग द लेवर, उसमें लेवर होता है एक, उसको दबाता है तो उसको फूड मिलता है, आपको पता है। तो जैसे ही वो उस लेवर पे प्रेस करता है, जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर है, जो मशीन है, उसका पेन मूव्स अपवर्ड अ लिटिल। इसका क्या मतलब है, देखो इधर इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में देखो, आपको यहाँ पर पे एक फ्लैट लाइन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है आपको फ्लैट लाइन, ये फ्लैट लाइन है, ठीक है। इधर रेस्पॉन्स हम मेजर कर रहे हैं, इधर हम टाइम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लैट लाइन का मतलब है नो रिस्पॉन्स, यानी कि जब तक रैट ने रेस्पॉन्स नहीं किया होगा, हमें फ्लैट लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, फ्लैट लाइन। जैसे ही रैट ने रिस्पॉन्स किया, जैसे ही रैट ने रिस्पॉन्स किया, जो लाइन है वो वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। फ्लैट लाइन मीन्स नो रिस्पॉन्स, फ्लैट लाइन चलती रहेगी टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो फ्लैट लाइन चलती रहेगी जब तक रिस्पॉन्स नहीं होगा। जैसे ही रिस्पॉन्स हुआ, एक आपको वर्टिकल, स्लाइटली वर्टिकल लाइन यहाँ पर पे एकदम से जाती हुई दिखेगी, एंड अगेन फ्लैट लाइन, ठीक है। यानी कि ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि यहाँ पहुँचते ही रेट ने रिस्पॉन्स किया, एंड देन वापस से रेट ने जो है रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद वापस से सेकेंड लाइन, सेकेंड वर्टिकल लाइन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि दोबारा रेट ने रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो बेसिकली वर्टिकल लाइन का मतलब है कि रेस्पॉन्स, और फ्लैट लाइन का मतलब है कि नो रिस्पॉन्स। तो टाइम के साथ साथ फ्लैट लाइन है, फिर बीच में रिस्पॉन्स आया तो वर्टिकल लाइन, फिर वापस बीच में रिस्पॉन्स नहीं आया तो फ्लैट लाइन, देन वर्टिकल लाइन, फिर फ्लैट लाइन, वर्टिकल लाइन। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, वहाँ पर पे स्लाइट एक वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइटली लाइन जो है वो जाएगी, फिर वापस फ्लैट डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, जब तक दोबारा रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर पे वही लिखा हुआ था, ठीक है। और इफ नो रिस्पॉन्स हैपन्स द लाइन स्टेज फ्लैट, ओके, लाइन फ्लैट रहेगी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो। और यहाँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है फास्ट रिस्पॉन्स। अगर आप ध्यान से इसको देखें, यहाँ पर पे जो है एकदम जिगजैग मैनर में लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है, फटाफट एकदम फ्लैट स्ट्रेट, फ्लैट वर्टिकल, फ्लैट वर्टिकल, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा है,
रैट ने काफ़ी फास्टली रेस्पॉन्स किया है, ठीक है। यानी कि उसको कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही होगी तो उसने बाद में फटाफट लेवर पे प्रेस किया होगा। शुरुआत में वो धीरे कर रहा था, इसलिए देखिए आप फ्लैट लाइन लंबी थी, है ना। बाद में फ्लैट लाइन काफ़ी कम हो गई, यानी कि काफ़ी स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में उसने लेवर पे प्रेस किया होगा। दूसरा ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर रेट ऑफ रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर का काम यही है कि वो हमें बताता है कि रेट ऑफ रिस्पॉन्स ज़्यादा है या कम है। तो जितना ज़्यादा जो स्लोप होगा ना, जितना हाई स्लोप होगा, स्टिफनेस होगी, स्लोप मतलब ढलान, इस लाइन की ढलान देखिए और इस लाइन की ढलान देखिए, किसका स्लोप ज़्यादा है? इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेट ऑफ रेस्पॉन्स है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेस्पॉन्स हुआ है, ठीक है। तो जब भी रेस्पॉन्स फास्टली होगा, काफ़ी फ्रिक्वेंटली होगा, काफ़ी स्मॉलर इंटरवल्स के अंदर होगा, तो लाइन आपकी ऑटोमेटिकली कैसी बनेगी? एकदम स्टीप, खड़ी, ठीक है, जिसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और जब भी रेट ऑफ रिस्पॉन्स कम होगा तो लाइन आपकी जो है काफ़ी कम ढलान वाली बनेगी, जिसका स्लोप कम होने वाला है। और लास्ट में मैंने वही लिखा है कि द स्लोप स्टीपनेस ऑफ द लाइन शोज रेट ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। जो स्लोप है लाइन का वो हमें ये बताएगा कि रेट ऑफ रिस्पॉन्स कितना है। तो दोस्तों, क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग के बाद में अब हम चलते हैं आगे प्रोग्राम लर्निंग की तरफ, which is a very important topic in this theory. Please focus here. तो ये प्रोग्राम लर्निंग होता क्या है? इट इज़ अ टीचिंग मेथड, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ टीचिंग मेथड जिसके अंदर एक कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, इसमें एक डिजिटल स्क्रीन होती है, ठीक है। और होता यह है कि एक एजुकेशनल कंटेंट को स्मॉल स्मॉल लॉजिकल सीक्वेंस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में किसी एजुकेशनल कंटेंट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वन बाय वन बच्चा हर एक पार्ट को पढ़ता है, समझता है और अगले पार्ट पे चला जाता है। इस तरह से वो पूरा एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, वो समझता है। जो एक पार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर पार्ट वाइज अरेंज किया जाता है एजुकेशनल कंटेंट, ओके। तो हर एक पार्ट जो होता है बेसिकली उसको बोला जाता है फ्रेम, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, की फीचर्स जो है, स्मॉल स्टेप्स, द कंटेंट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल लॉजिकल सीक्वेंसेस कॉल्ड फ्रेम्स, ठीक है। जो पार्ट्स होते हैं ना बेसिकली जिनमें कंटेंट को डिवाइड किया गया है, वो इस तरह के फ्रेम्स में अरेंज किया जाता है उनको, ठीक है। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके अंदर एक बार में एक स्लाइड आएगी जिसको हम फ्रेम बोल रहे हैं बेसिकली। इसमें एक कुछ ना कुछ यहाँ पर पे लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा, बच्चे को वो कंटेंट पढ़ना है और लास्ट में जा करके एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, शॉर्ट आंसर हो सकता है। तो बच्चे को क्या करना है? उस क्वेश्चन का आंसर देना है। कब देना है? जब वो इस कंटेंट को पढ़ लेगा उसके बाद। तो ये क्या है बेसिकली? ये कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके अंदर एक बार में छोटा कंटेंट दिया गया है, एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है। पूरा कंटेंट जो है वो डिवाइड किया गया है स्मॉल स्मॉल फ्रेम्स के अंदर। ये बेसिकली एक फ्रेम कहलाता है, ठीक है। एक पार्ट बेसिकली एक फ्रेम कहलाता है। तो एक फ्रेम को पूरा पढ़ने के बाद में, आंसर देने के बाद में ही दूसरे फ्रेम पे बच्चा जाएगा। फिर वहाँ पर पे कुछ कंटेंट दोबारा लिखा होगा आगे का, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद में फिर से एक क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू द सेम कंटेंट एंड उसका आंसर उसको देना है। और अगर वो आंसर सही देगा तो आगे जाएगा, अगर आंसर सही नहीं दिया तो दोबारा उसको वही स्लाइड मिल जाएगी, वही फ्रेम मिल जाएगा और उसी फ्रेम को उसको दोबारा पढ़ना होगा और करेक्ट आंसर देना होगा, तब जाकर वो अगले फ्रेम पे जाएगा। और इस तरह से ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक लास्ट फ्रेम नहीं आ जाता, ठीक है। और इस तरह से बच्चा पूरा एजुकेशनल कंटेंट या पूरा चैप्टर जो था उसको समझेगा, ओके। तो की फीचर्स में हमने स्मॉल स्टेप्स पहला वाला पढ़ लिया कि कंटेंट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल लॉजिकल सीक्वेंसेस कॉल्ड फ्रेम्स, ठीक है। स्मॉल स्मॉल फ्रेम्स में डिवाइड कर किया जाता है और इस तरीके से बच्चा पढ़ता है। एक्टिव रिस्पॉन्स, एक्टिव रिस्पॉन्स, लर्नर्स मस्ट रेस्पॉन्ड, आंसर अ क्वेश्चन, फिल अ ब्लैंक एटसेट्रा आफ्टर ईच फ्रेम, आफ्टर ईच फ्रेम, ठीक है।
हर एक फ्रेम के अंदर कंटेंट दिया हुआ है, उस कंटेंट को पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना होता है। थर्ड हम पढ़ रहे हैं इमीडिएट फीडबैक। देखो मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में अगर आंसर सही दिया होगा उसने, तो हाथों हाथ जस्ट राइट आफ्टर दैट ही विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट फ्रेम। आंसर सही देते ही वो अगले फ्रेम पे चला जाएगा, यानी कि उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी कि उसने आंसर सही दिया है, ही कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फ्रेम। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर उसने आंसर सही नहीं दिया है तो दोबारा उसे उस कंटेंट को पढ़ना होगा, दोबारा उसको समझना होगा। बच्चा यहाँ पर पे खुद पढ़ता है, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, लिखा भी है मैंने। तो बच्चा इस तरह से अगले फ्रेम पे जाएगा, फिर अगले फ्रेम पे चला जाएगा क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। सेल्फ पेसिंग, लर्नर्स मूव फॉरवर्ड एट देयर ओन स्पीड। यहाँ बच्चा खुद पढ़ रहा है, इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, कोई टीचर नहीं है, बस एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उस कंप्यूटर स्क्रीन में 1 बाय 1 स्लाइड्स आएंगी जिनको हम फ्रेम्स बोल रहे हैं। एक फ्रेम होगा, एक स्लाइड होगी जिसके अंदर कंटेंट लिखा होगा, उस कंटेंट का आंसर देना है। आंसर सही मिलेगा तो नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा, फिर एक कंटेंट आएगा, उस कंटेंट का एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। सही दिया तो आगे बढ़ जाएगा, अगर सही नहीं दिया तो वापस से उस कंटेंट को, उस फ्रेम को उसको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स हैं और 4 फीचर्स की मदद से मैंने आपको समझा दिया है कि पहले स्मॉल स्टेप्स में बांटा जाता है, एक्टिव रिस्पॉन्स, देन इमीडिएट फीडबैक मिलता है, फिर सेल्फ पेसिंग यानी कि खुद की स्पीड के अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ पर पढ़ाई करता है, कोई दबाव नहीं होता है, वो अपनी स्पीड से चलता है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ता है और जो है पूरा पढ़ के आंसर देता है और सेल्फ लर्निंग कर लेता है। तो दोस्तों काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। मेरी पहली वीडियो है इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इतना अच्छा मैं शायद कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट क्या होता है। देखो, रेनफोर्समेंट पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे कि रेनफोर्समेंट के ही ऊपर है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर मुझे किसी से कोई काम करवाना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी बच्चे से पढ़ाई करवानी है, एक छोटा बच्चा है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, उसको मज़ा आता ही नहीं बिल्कुल भी पढ़ाई करने में। ठीक है, लेकिन मैंने ठान रखी मुझे उससे पढ़ाई करवानी है, उसकी पढ़ाई करवाने की हैबिट डलवानी है। अब मैं कैसे कराऊंगा? मैं क्या करूँगा, मैं उस बच्चे से बोलूँगा कि बेटा देखो, आपको 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, मैं आपको चौपाटी लेके जाऊँगा और आपकी मनपसंद डिश, रेसिपी आपको खिलाऊँगा। जैसे ही बच्चा उस बात को सुनता है, वो बोलता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़वाना है पढ़वा लो, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। तो जैसे ही मैंने उसको ऑफर दिया ट्रीट का, वो फटाफट रेडी हो गया और उसने 1 घंटा पढ़ाई कर ली। अगला दिन वापस आता है, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से मैं उसको बोलता हूँ कि तुम अगर आज भी पढ़ाई करोगे तो आज भी मौका है कुछ। तो बच्चा फिर से पढ़ाई करता है और उसको फिर से ट्रीट मिलती है, उसको फिर से खुशी मिलती है, ठीक है, उसको मज़ा आने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि पढ़ाई करने के बाद तो कुछ अच्छा मिलता है, पढ़ाई करने के बाद में तो ट्रीट मिलती है, ठीक है, और शाबाशी भी मिलती है। बच्चे ने पढ़ाई करी, पेरेंट्स शाबाशी देते हैं। तो अब क्या हुआ, अब वो रोज़ पढ़ने लगा, रोज़ पढ़ने लगा। पहले वो नहीं पढ़ता था, पढ़ने लगा, ठीक है, यानी कि उसके व्यवहार में बदलाव आया और वो कुछ सीख गया। तो जैसा कि आपने देखा कि वो बच्चा जो पहले पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो पढ़ाई करने लगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको कुछ दे दिया बाद में, कुछ ना कुछ प्लीजेंट रिजल्ट मैंने उसको दिया पढ़ाई करने के बाद में, जिससे उसको अच्छा फील हुआ और अब वो रोज़ाना पढ़ाई करने लगा। तो ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी व्यवहार को मजबूत बनाते हैं, किसी व्यवहार को प्रदर्शित करवाने के लिए ये जो प्रक्रिया की गई है, ये जो प्रोसेस की गई है ना, इसी को बोलते हैं रेनफोर्समेंट। Reinforcement is a process that strengthens a behavior by making it more likely to occur in future। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू किसी बिहेवियर को फ्यूचर में दोबारा शो करवाने के लिए, प्रदर्शित करवाने के लिए जो हम क्रिया करते हैं और जो प्रोसेस होती है,
जिससे कि बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब यहाँ मैंने व्यवहार को रिनफोर्स, पुनर्बलन देने के लिए क्या किया, मैंने बच्चे को ट्रीट दी। मैंने बच्चे को बोला चौपाटी लेके जाऊँगा। ठीक है, तो बच्चे को चौपाटी लेके जाऊँगा, तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने बच्चे को रिवॉर्ड दिया है, मैंने बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया, उसको ऑफर दिया कि ना तुमको ये मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का जो पुनर्बलन होता है, रेनफोर्समेंट को हिंदी में पुनर्बलन बोलते हैं, मैं लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार का पुनर्बलन जो होता है, जिसमें हम किसी व्यवहार को मजबूत बनाने के लिए, उसको रिनफोर्स करने के लिए कुछ रिवॉर्ड दे देते हैं, कुछ ना कुछ प्लीजेंट रिवॉर्ड दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार के रेनफोर्समेंट को बोला जाता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स एडिंग समथिंग टू इंक्रीज रेस्पॉन्स, एग्जाम्पल गिविंग अ टॉफी टू अ चाइल्ड आफ्टर द क्लीन देयर रूम। ठीक है, वो एग्जाम्पल भी वही है कि बच्चे को टॉफी देते हैं बाद में, तो सफाई करना शुरू कर देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जब आप एकदम सोचो, एक बार मई जून का टाइम है, बहुत धूप निकल रही है बाहर, आपको बाहर जाना है। ठीक है, जैसे आप बाहर निकलते हो, एकदम से सनलाइट विथ फुल इंटेंसिटी आपके मुंह पे आती है और आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ध्यान आता है चश्मा, ग्लासेस, आप जेब में हाथ डालते हो, ग्लासेस को निकालते हो और लगा लेते हो, अच्छा फील करते हो। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या, ध्यान से नोटिस करना, हुआ क्या। यहाँ पर ये हुआ है, मुझे धूप से परेशानी हो रही थी। ठीक है, मुझे धूप से परेशानी हो रही थी, मैंने ग्लासेस निकाले और लगा लिए और परेशानी कम हो गई, परेशानी दूर चली गई। और क्या हुआ, मैं ग्लासेस पहनना जो है मेरे दिमाग में रह गया कि ना भाई जब भी धूप में निकलना है ग्लासेस तो पहनने हैं, यानी कि अब मैं जब भी बाहर निकलूंगा तो ग्लासेस पहन के निकलूंगा, ये दिमाग में मेरे बैठ गई है। यानी कि यहाँ भी आप ये देख पा रहे हो कि व्यवहार को पुनर्बलन मिला। चश्मा पहनना एक व्यवहार होता है, इस व्यवहार को पुनर्बलन मिला। क्यों मिला, क्योंकि चश्मा पहनने के बाद में परेशानी, जो अनकंफर्टनेस हमको धूप से फील हो रही थी, वो हट गई। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के हट जाने की वजह से यहाँ पर व्यवहार पुनर्बलन हो रहा है, व्यवहार सुदृढ़ हो रहा है, रिनफोर्स्ड हो रहा है। तो इस प्रकार के रिनफोर्समेंट को बोलते हैं नेगेटिव रिनफोर्समेंट, जिसके अंदर किसी अनप्लीजेंट कंडीशन को रिमूव करने की वजह से व्यवहार को पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स रिमूविंग समथिंग टू इंक्रीज रेस्पॉन्स, एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ वार्निंग साउंड व्हेन यू वियर सीट बेल्ट। अब देखो एक और एग्जाम्पल है, आपको ये पता है, मुझे ही पता है ना, तो आप सीट बेल्ट लगाते हो ना मैं लगाता हूँ, नहीं मैं लगाता हूँ, सॉरी मैं सच में लगाता हूँ, आप नहीं लगाते ऊपर। तो आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो होता क्या, उसके बाद एक कार में से आवाज़ आती है, बीप बीप। ठीक है, वो कंटिन्यूसली आती रहती है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आती रहेगी। जैसे ही आपने सीट बेल्ट पहना, वो साउंड गायब। ठीक है, अब आपके दिमाग में बैठ गई बात कि यार सीट बेल्ट लगाने से वो आवाज़ परेशान नहीं करेगी मुझे, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। अब आप अगले दिन वापस कार में बैठोगे तो वापस सीट बेल्ट लगाओगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो वो साउंड वापस आएगा। यानी कि अगेन आपने क्या, एक नया बिहेवियर जो है वो सीख लिया है और अपने दिमाग में बैठा लिए बात कि मुझे सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी वरना बीप साउंड आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बिफोर आई कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं वहाँ भूल गया कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है बेसिकली कि हम रिवॉर्ड जब देते हैं तो रिवॉर्ड में हम नेचुरल रिवॉर्ड्स जैसे कि वाटर, फूड, स्लीप एट्सेट्रा, ये जो रिवॉर्ड्स होते हैं जब हम ये देते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के रूप में, तो ये प्राइमरी रेनफोर्सर्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट था, जो कि टाइप था, दूसरा टाइप था, उसमें हम बेसिकली एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जो नॉन नेचुरल होते हैं, जैसे कि मनी,
सक्सेस, अचीवमेंट, मेडल। ओके, तो ये जितने भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं अननेचुरल, ये सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के अंदर आते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंदर। तो ये दोनों पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के टाइप हैं। तो अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के प्री मैक प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको फिर से मजा आने वाला है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ बहुत अच्छा सा। तो जैसे यार मुझे एक चीज़ बताओ, कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाता है, ठीक है, उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और वो बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाता है, ठीक है, उसको फ्रूट्स पसंद ही नहीं, लेकिन फ्रूट्स आर एसेंशियल फॉर आर गुड हेल्थ, लेकिन उसको फ्रूट्स पसंद ही नहीं है। अब वो केवल उसको तो स्वीट्स खाने हैं, उसको ज़्यादा मन करता है कि मैं मिठाई खाऊं, मैं बहुत सारे गुलाब जामुन खाऊं, गुलाब जामुन फेवरेट है उसके, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, या फिर जो पेरेंट्स है उसके, उनको तो फ्रूट्स खिलाने हैं क्योंकि फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट। तो वो क्या करते हैं पेरेंट्स, फ्रूट्स खिलाने के लिए बच्चे को बोलते हैं कि बेटा अगर तुम एक एप्पल खा लोगे, एक एप्पल खा लोगे, तो एप्पल खाने के बाद में तुम गुलाब जामुन खा सकते हो, ठीक है, एप्पल खाने के बाद में तुमको गुलाब जामुन खाने को मिलेगा, ये शर्त है। तो बच्चा सोचता है यार एक एप्पल ही तो खाना, उसके बाद तो मैं 2-3 गुलाब जामुन तो खा ही लूँगा, ठीक है। पेरेंट्स बोलते हैं बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपको गुलाब जामुन मिलेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे ने एप्पल खा लिए, बच्चे ने एप्पल खा लिया, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि बाद में मुझे गुलाब जामुन खाने को मिलेगा। यानी कि जो व्यवहार बच्चे को पसंद नहीं था, हमने उससे वो करवा लिया। किसकी हेल्प लेके? जो व्यवहार उसको पसंद था उसकी हेल्प लेके। और दिस इज ऑल अबाउट प्रीमैक प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि हमें कोई बिहेवियर करवाना है किसी से जो उसको पसंद नहीं है, हम उसे करवा सकते हैं बाय मेकिंग हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। यानी कि जो उसको पसंद है व्यवहार, उस व्यवहार को रिवॉर्ड बना करके हम उसको देंगे कि तू हम जो कह रहे हैं वो कर ले, फिर तू ये कर सकता है। तो बच्चा उस व्यवहार को कर देगा जो उसे पसंद नहीं था। और दिस इज ऑल अबाउट प्रीमैक प्रिंसिपल। इट सजेस्ट दैट अ high probability behavior can motivate someone to complete low probability behavior by making high probability behavior a reward, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर का मतलब है वो काम जो उसको पसंद नहीं था, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर का मतलब है जो काम उसको पसंद है, जो काम वो करने के लिए उत्साहित है। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर को रिवॉर्ड बना करके किसी बच्चे से या किसी ऑर्गेनिज्म से लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर करवा सकते हैं। और प्रीमेक प्रिंसिपल यही कहता है। प्रीमेक एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनका ये प्रिंसिपल था। अब हम चलते हैं पनिशमेंट की तरफ, ठीक है। पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट तो आपका दोस्त है, ठीक है। आप अपने स्कूल लाइफ में याद करिए कितनी बार आपको मुर्गा बनाया गया, ठीक है। प्रिंसिपल सर आते थे या प्रिंसिपल मैम आती होगी, डंडा रहता था उनके हाथ में वो पता नहीं लोहे का था या लकड़ी का था, जो भी था आप जानते होंगे। और काफ़ी ज़्यादा अभी भी हो सकता है आपके पीछे निशान हो उस डंडे के। तो पनिशमेंट सबने खाई है, मैंने भी बचपन में बहुत पनिशमेंट झेली है, ठीक है, लेकिन डंडे नहीं पड़े, खुशकिस्मत था। तो पनिशमेंट होता क्या है, आज उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ लो, उसके बारे में जान लो, ठीक है। इट इज़ एन अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस विच डिक्रीजेस अनडिजायर्ड बिहेवियर। सिंपल सी बात है, वैसे तो सबको पता है, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि पनिशमेंट से हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टॉप करना चाहते हैं। आपने टीचर की मिमिक्री करी और ऐसी करी कि उसको पसंद नहीं आई, टीचर ने बोला मुर्गा बनो, अपनी डेस्क पे चढ़ो और मुर्गा बन जाओ, ठीक है। तो वो मुर्गा बनने के बाद में भी आप वो बिहेवियर करोगे क्या? शायद नहीं करोगे, एटलीस्ट उस टीचर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो पनिशमेंट का काम क्या है? किसी बिहेवियर को, किसी अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस को, अनडिजायर्ड बिहेवियर को डिक्रीज करना पनिशमेंट का काम है, ठीक है। इट इज़ एन अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस विच डिक्रीजेज अनडिजायर्ड बिहेवियर। यानी कि आपने वो बिहेवियर किया, आपको कुछ अनप्लीजेंट फल मिला उसका, कुछ बेपसंद अनकंफर्ट कंसिक्वेंस रिजल्ट आपको मिला उस बिहेवियर को शो करने से,
जिसकी वजह से फिर आप दोबारा उस बिहेवियर को शो नहीं करेंगे। दिस इज पनिशमेंट इन द सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पनिशमेंट को नेगेटिव रेनफोर्समेंट के साथ एसोशिएट करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है उनके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पनिशमेंट जो है वो बिहेवियर को स्टॉप कर देता है, बिहेवियर को करने से रोकता है, जबकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट इज अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है, जो कि व्यवहार को पुनर्बलन देता है, व्यवहार को प्रोत्साहन देता है कि व्यवहार दोबारा हो, जबकि पनिशमेंट व्यवहार को रोकता है। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट शेड्यूल यानी कि पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है। पुनर्बलन अनुसूची क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ ऑफन एंड व्हेन रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड इज गिवन आफ्टर अ डिजायर्ड बिहेवियर। यानी कि पुनर्बलन अनुसूची क्या है, बेसिकली जब हम पुनर्बलन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जब रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो रेनफोर्समेंट डिजायर्ड बिहेवियर होने के बाद में कितनी बार देना है और कब देना है, कितनी बार देना है और कब देना है, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम रेनफोर्समेंट शेड्यूल बोलते हैं, पुनर्बलन अनुसूची बोलते हैं, ठीक है। इसके अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला है कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल, यानी कि सतत पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है। तो कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल, सतत पुनर्बलन अनुसूची, इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड आफ्टर एवरी रिस्पॉन्स। देखो सिंपल सा है, एकदम बहुत सिंपल सी बात है। जब भी कोई डिजायर्ड बिहेवियर होगा, ठीक है, जैसे ही वांछित व्यवहार होगा, तुरंत जो है पुनर्बलन दे दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोला था, ठीक है, बच्चे ने जैसे पढ़ाई करी, उसको तुरंत मैंने ट्रीट दे दी, चॉकलेट दे दी, कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो रिवॉर्ड आफ्टर एवरी रेस्पॉन्स, जब भी बिहेवियर होगा रिवॉर्ड मिल जाएगा। दूसरा जो टाइप है वो है पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल, यानी कि आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। इट हैज़ 4 टाइप्स, ठीक है, इसके 4 प्रकार है। अब हम एक करके सारे प्रकार पढ़ेंगे। पहले हम जो फर्स्ट टाइप है वो पढ़ने वाले हैं, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल यानी कि फिक्स्ड को हम हिंदी में बोलेंगे निश्चित अनुपात अनुसूची, निश्चित अनुपात अनुसूची, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल क्या होता है, इसके अंदर रेनफोर्समेंट आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस। देखो इसमें क्या होता है, जब जैसे ही वांछित व्यवहार हुआ, ठीक है, डिजायर्ड बिहेवियर शो किया ऑर्गेनिज्म ने, उसके बाद में हम वेट करेंगे फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस। यानी कि जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि जब बच्चा 3 दिन तक रोजाना 1 घंटा पढ़ेगा तो मैं उसको तीसरे दिन ट्रीट दूंगा। या फिर इससे अच्छा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि एक डॉग है, उसको मैंने हैंडशेक करना सिखाया, ठीक है, हैंडशेक करना मैं सिखा रहा हूँ उसको और वो सीख भी गया है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कम से कम 4 बार हैंडशेक करेगा, तब मैं उसको जो है फूड दूंगा, उसको उसकी मनपसंद फूड दूंगा, है ना। तो जैसे वो 1 बार हैंडशेक करता है मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, जब 4 बार कर लेगा, चौथी बार करते ही मैं उसको रेनफोर्समेंट दे दूंगा, उसको मैं रिवॉर्ड दे दूंगा। तो वो यही कह रहा है कि रेनफोर्समेंट आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस। तो फ्रेंड्स अगला है वेरिएबल रेशो शेड्यूल, ओके। तो इसमें है रेनफोर्समेंट आफ्टर वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस। सिंपल सी बात है, काफ़ी इजी है, पढ़ने में आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही डिजायर्ड बिहेवियर शो होगा, उसके बाद में हम वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस पे रिवॉर्ड देंगे। यानी कि यहाँ पर ये फिक्स्ड नहीं होगा कि उसको 2 रिस्पॉन्स करने हैं या 1 रिस्पॉन्स करना है या 3 रिस्पॉन्स करने हैं, हम उसे रैंडमली कभी भी रिवॉर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉगी ने जब 2 बार हैंडशेक किया तो मैंने रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। अगली बार में हो सकता है उसको 3 बार हैंडशेक करने पे या फिर 3 बार जो है डिजायर्ड बिहेवियर शो करने पे उसको रिवॉर्ड दे दूं, हो सकता है अगली बार 5 बार, कभी 1 बार, कभी 2 बार, ठीक है। तो ये रैंडम होता है बिल्कुल यहाँ पर पे कि फिक्स्ड नहीं होता, वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं कि कितने भी बार रिस्पॉन्सेज शो करने पे मैं उसको रिवॉर्ड दे सकता हूँ। यहाँ पे कुछ फिक्स्ड नहीं है कि कितने रिस्पॉन्सेज शो करने पड़ेंगे। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल के अंदर यानी कि निश्चित अंतराल अनुसूची, ठीक है, इसके अंदर होता यह है कि हम जो है वेट करते हैं,
ठीक है, इसमें वेट करते हैं। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, सबसे अच्छा तो वो रहेगा। देखो, मैंने डॉगी को हैंडशेक करना सिखा दिया है, लेकिन अब मैं जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वेट करूँगा फॉर 30 सेकेंड्स। अब 30 सेकेंड्स तक वेट करूँगा मैं, और 30 सेकेंड्स के बीच में अगर उसने रिस्पॉन्स दिया भी सही तो मैं रिवॉर्ड नहीं दूंगा। 30 सेकेंड्स होने के बाद में जो भी पहला रिस्पॉन्स होगा मैं उसे रिवॉर्ड दे दूंगा। यानी कि यहाँ पर पे आपको एक निश्चित समय के लिए रुकना होगा। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल के अंदर रेनफोर्समेंट आफ्टर वेरिंग टाइम इंटरवल, यानी कि वही यहाँ पर पे जो है टाइम इंटरवल फिक्स्ड नहीं रहेगा। टाइम इंटरवल यहाँ पर पे पहले ये फिक्स्ड था कि 30 सेकंड तक वेट करूंगा, रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर पे अब जो है टाइम इंटरवल बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ठीक है, मेरी मर्जी होगी तो मैं हो सकता है वेट करूँ 30 सेकंड का और उसके बाद रिवॉर्ड दूँ, और फिर अगली बार में हो सकता है 1 मिनट तक वेट करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, सब कुछ जो है वेरिंग टाइम इंटरवल यहाँ पर पे होता है। नोट, पार्शियल शेड्यूल्स आर मोर इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूस। ओके, यानी कि जो पार्शियल शेड्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि द मोस्ट इफेक्टिव इज वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। यानी कि जितने भी हमने अभी तक ये टाइप्स पढ़े हैं रेनफोर्समेंट शेड्यूल के अंदर, उनमें से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर आपको रेनफोर्समेंट अच्छे से करवाना है बिहेवियर का लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको अगर उस बिहेवियर की किसी ऑर्गेनिज्म में बैठानी है, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव रहेगा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। उससे जो है रेनफोर्समेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, एफिशिएंट होगा। तो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल यानी कि परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है द लीस्ट इफेक्टिव इज फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि सबसे कम इफेक्टिव कौन सा होगा, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होने वाला है, यानी कि निश्चित अंतराल अनुसूची यहाँ पर पे सबसे लीस्ट इफेक्टिव होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, हम रेनफोर्समेंट शेड्यूल टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट टाइप बचा है कंकरेंट रेनफोर्समेंट शेड्यूल। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं और फिनिश करते हैं। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपको 2 ऑप्शंस देने वाला हूँ। ठीक है, 2 ऑप्शंस, आपको उसमें से एक पिक करना है, एक चूज करना है। पहला ऑप्शन ये है कि मैथ्स, गणित के मैं आपको 20 प्रश्न करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और हर 20th क्वेश्चन पे मैं आपको एक रिवॉर्ड दूंगा अगर आप करते हो तो। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना है फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना है, और आफ्टर 1 आवर आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड। 1 घंटे बाद मैं आपको क्या दूंगा, एक रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है। मैथ्स में 20 क्वेश्चन करना है, रिवॉर्ड मिलेगा हर 20th क्वेश्चन पे, और ज्योग्राफी पढ़नी है 1 घंटे तक, आफ्टर 1 आवर रिवॉर्ड मिलेगा। ये 2 ऑप्शन है, और मैं आपको बोलता हूँ आप इन दोनों में से कोई एक चूज करो। ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मुझे मैथ्स अच्छा आती है, या फिर मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में, तो मैं मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कर लेता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ बोले कि नहीं, ज्योग्राफी 1 घंटा पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा इन कंपैरिजन टू मैथ्स 20 क्वेश्चंस। क्या पता 20 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हार्ड हो और हो नहीं पाए, तो ज्योग्राफी पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, और ज्योग्राफी में 1 घंटे बाद ही रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर पे हो ये रहा है बेसिकली कि आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यहाँ पर पे चेक हो रही है, कि आप किस तरह से सोच पा रहे हैं, किस तरह से अपना अपना रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, रिस्पॉन्स अलोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का यहाँ पर पे टेस्ट हो रहा है, और दिस इज व्हाट कंकरेंट रेनफोर्समेंट शेड्यूल इज। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ डेफिनेशन के थ्रू। It is a procedure in which a person has option of choosing between 2 or more behaviors, each of which has its own separate reinforcement schedule. Okay, ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बोला कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है
जिसके अंदर किसी पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा बिहेवियर्स करने के लिए जो है बोला जाता है, उसमें से चूज़ करने के लिए बोला जाता है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक बिहेवियर आपको चूज़ करना है और हर एक बिहेवियर से एक पर्टिकुलर रिइंफोर्समेंट शेड्यूल एसोसिएटेड होगा, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको समझाया भी एग्जांपल में। और एग्जांपल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट चूजिंग टू सॉल्व अ सेट नंबर ऑफ मैथ प्रॉब्लम्स और रीडिंग अ बुक ईच लीडिंग टू डिफरेंट रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। जैसा कि मैंने आपको बोला अभी जस्ट कि अगर आप मैथ्स के 20 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको हर 20th क्वेश्चन पे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन ये था कि आपको ज्योग्राफी की बुक पढ़नी है फॉर 1 आवर एंड आफ्टर दैट मैं आपको एक रिवॉर्ड दूंगा। वही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि सेम थिंग। तो यहाँ पर पे आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा बिहेवियर्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि मैं 2 या इन नंबर ऑफ बिहेवियर्स में से कोई एक बिहेवियर शो करूँ, ओके, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चॉइस ऑफ रिइंफोर्समेंट शेड्यूल, क्योंकि हर एक बिहेवियर से एक पर्टिकुलर रिइंफोर्समेंट शेड्यूल अटैच्ड है, उस हिसाब से आपको रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा, ठीक है? हर एक बिहेवियर का एक अपना रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है, तो आपको दिमाग में हर एक बिहेवियर के साथ जो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल एसोसिएटेड है वो सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा बिहेवियर मैं शो करूं जिससे कि मुझे ज़्यादा फायदा हो, या फिर आपके हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। मकसद क्या है? व्हाट इज़ द एम, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस होल प्रोसीजर? दिस सेटअप इज़ यूज्ड टू स्टडी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड रिस्पॉन्स अलोकेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक किया जा रहा है, और रिस्पॉन्स अलोकेशन यानी कि रिस्पॉन्स देने का डिसीजन या फिर रिस्पॉन्स देने की जो ये आपकी चॉइस है उसको यहाँ पर पे चेक किया जा रहा है, रिस्पॉन्स अलोकेट करने की एबिलिटी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस थ्योरी का, शेपिंग। इसको शायद हिंदी में बोलते हैं रूपण और ऐसे कुछ इसका नाम है। तो शेपिंग पढ़ने से पहले अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, काफ़ी अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पूरा टॉपिक एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल ये है कि एक लड़का है, ठीक है, एक बच्चा है, उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन है और उसने अपना नाम डांस में लिखवाया है, ठीक है, उसने अपना नाम डांस में लिखवाया है। अब एनुअल फंक्शन 15 दिन बाद है और उसको डांस की प्रैक्टिस करनी है। डांस में एक स्टेप है कार्टविल, ठीक है, कार्टविल का मतलब होता है गुलाटी मारना, तो उसे गुलाटी मारना सीखना है। वो एक स्टेप है उस डांस के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको कार्टविल करना है, उसको गुलाटी मारना है। आप समझ रहे हो कार्टविल क्या होता है? तो गुलाटी मारना उसको सीखना है, लेकिन गुलाटी मारना उसको आता नहीं है। ये एक ही स्टेप है जो उसको नहीं आता, बाकी डांस करना उसको आता है, लेकिन कार्टविल करना नहीं आता, जो कि उसको सीखना पड़ेगा। अब कार्टविल करना उसको नहीं आता है तो वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, और फर्स्ट टाइम जब वो करने की कोशिश करता है कार्टविल को तो उससे बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि उसको आता ही नहीं है। तो गलत तरीके से करता है, बिल्कुल पुअर फॉर्म के साथ करता है, ठीक है, गुलाटी की जगह कुछ और ही करने लग जाता है तो शुरुआत में उससे नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो दिन बीतते जाते हैं और प्रैक्टिस करता जाता है, उसकी फॉर्म धीरे धीरे सुधरती जाती है। जो एक्चुअल कार्टविल होती है, जो एक्चुअल में गुलाटी मारने की टेक्निक होती है, उस फॉर्म से उसकी जो फॉर्म है वो मिलना शुरू हो जाती है, यानी कि बाय प्रैक्टिस, अभ्यास के साथ में उसका जो व्यवहार है वो वास्तविक व्यवहार जो करना चाह रहा है उससे मिलने लग जाता है। धीरे धीरे वो क्लोज पहुंच रहा है अपने फाइनल बिहेवियर की तरफ, अपने फाइनल एक्ट की तरफ जो उसको करना था, ठीक है, और फाइनली वो कार्टविल कर पाता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 10 डेज, ठीक है। तो यही शेपिंग का कॉन्सेप्ट है। शेपिंग मीन्स रेनफोर्सिंग successive approximations of the target behavior until the full correct behavior is learned, ठीक है। यानी कि शेपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी व्यवहार को सीखने के लिए उससे मिलते जुलते निकटतम व्यवहारों को किया जाता है, ठीक है, और अंततः फाइनल जो मूल व्यवहार है वो सीख लिया जाता है। डायरेक्टली फाइनल बिहेवियर कैसे सीखेंगे, ठीक है, कोई बिहेवियर नहीं आ रहा तो उससे मिलता जुलता बिहेवियर करेंगे, उसके पास पहुंचेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फाइनल बिहेवियर भी सीख लेंगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर पे कि रेनफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। बाकी एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर पे, अ चाइल्ड फर्स्ट मेक्स अ साउंड एम देन म एंड देन ममा। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि एक बच्चा होता है, उसको शुरुआत में ममा बोलना नहीं आता है, फिर मम्मी बोलना नहीं आता है, तो वो शुरुआत में म करता रहता है,
एंड देन उसके बाद में उसके मुंह से माँ निकलता है और फिर फाइनली ममा या फिर मम्मी जो है वो बोलना वो सीख जाता है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, इसको भी आप रिलेटेबल है आपके चाइल्डहुड से पूछना अपनी मम्मी से कि आपने कैसे बोलना शुरू किया था। तो ये है हमारा शेपिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। धीरे धीरे जो फाइनल बिहेवियर उसकी तरफ पहुंचना, ठीक है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो फाइनल बिहेवियर है उसके पास में पहुंचना, सक्सेसिवली अप्रोक्सीमेट बिहेवियर के पास में पहुंचना। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चेनिंग? फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में चेनिंग एक टर्म पढ़ी थी, चेनिंग। आप में से काफ़ी लोग जो होंगे वो अगर वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि चेनिंग का कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन किस तरह से दोनों डिफरेंट है हम पढ़ते हैं। इन शेपिंग ऑर्डर डज नॉट मैटर, ओनली क्लोजनेस टू द फाइनल एक्ट। इन चेनिंग ऑर्डर मैटर्स, एवरी स्टेप डिपेंड्स ऑन प्रीवियस वन। देखो फ्रेंड्स, चेनिंग के अंदर हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था शूलेस वाला, जिसमें बच्चा शूलेस बांधना सीखता है। अब वो कैसे सीखता है? सबसे पहले वो लेस को पकड़ेगा, फिर एक लेस को दोनों लेस को घुमाएगा, उसका लूप बनाएगा, फिर एक लूप को दूसरे लूप में निकालेगा और फिर खींचेगा। चेनिंग के अंदर में ऑर्डर मैटर करता है। चेनिंग इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। वहाँ पर पे हर एक स्टेप जो है वो प्रीवियस स्टेप से कनेक्टेड होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बस फाइनल बिहेवियर तक पहुँचना है तो किसी भी पहुँच जाओगे, मतलब बाय डूइंग प्रैक्टिस। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको पहले एक स्टेप सीखना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा स्टेप सीखना पड़ेगा, फिर आपको तीसरा स्टेप सीखना पड़ेगा। और शेपिंग जो है यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है, यहाँ पर पे ओनली क्लोजनेस टू द फाइनल एक्ट, यानी कि जो हमारा फाइनल बिहेवियर है जो हमको सीखना है, हमको उसके धीरे धीरे पास जाना है बाय डूइंग प्रैक्टिस, बाय मिमिकिंग, उसकी नकल उतारना, ठीक है। हमको अगर गुलाटी मारना सीखना था तो हम जो है दिमाग में इमेजिन करेंगे कि ना गुलाटी ऐसे मारते हैं और कोशिश करेंगे गुलाटी मारने की, शुरुआत में नहीं लगेगी, लेकिन उससे मिलता जुलता बिहेवियर हम शो कर पाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम धीरे धीरे एक्चुअल में जो गुलाटी मारने का तरीका है वो सीख जाएंगे। शुरुआत में नहीं सीख पा रहे थे, लेकिन वहाँ पर पे कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्टेप नहीं है कि भाई एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना है, बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे फाइनल बिहेवियर के पास पहुंच रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक बचा है फ्रेंड्स, वर्बल बिहेवियर। इसको जल्दी से फिनिश करते हैं और इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वर्बल बिहेवियर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट इज़ वर्बल बिहेवियर, ठीक है। तो वर्बल बिहेवियर, जैसे कि नाम में आप पढ़ पा रहे हो, वर्बल बिहेवियर यानी कि शाब्दिक व्यवहार। अकॉर्डिंग टू स्किनर जो भी हम बोल रहे हैं बेसिकली वो एक बिहेवियर है। और हमने ये सब सीखा कैसे हैं? हमने ये सीखा है रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन की प्रक्रिया के थ्रू। यानी कि जब हम छोटे थे तो हमें ये पता नहीं था कि किस शब्द का इस्तेमाल किस लिए करना है, सोसाइटी ने हमें सिखाया। अगर जब हम छोटे थे तो हमने देखा कि अगर किसी को प्यास लगती है तो वो पानी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। जब हम छोटे थे तो हमने ऐसा देखा, और ये देख करके ही जब हमें प्यास लगी, फॉर एग्जाम्पल जब हमें प्यास लगी तो हमने भी पानी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। पानी, एक छोटा बच्चा मान लो उसने बोला पानी, और उसकी मम्मी उसके लिए पानी का गिलास ले आई, तो उसकी मम्मी जैसे ही उसके सामने पानी का गिलास लेके आई, उस बच्चे को तुरंत पुनर्बलन मिल गया, रीइंफोर्समेंट मिल गया कि पानी शब्द बोलने से क्या मिलता है, मुझे पानी मिलता है, ठीक है। तो जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, जिस भी भाषा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उस भाषा को रेनफोर्समेंट के थ्रू हमने लर्न किया है, ठीक है। हमने ये शब्द कैसे सीखे हैं? सोसाइटी की हेल्प से। सोसाइटी ने हमें रेनफोर्समेंट के थ्रू ये सब सिखाया है कि पानी का मतलब ये होता है, किताब का मतलब ये होता है, मोबाइल क्या होता है, या फिर कोई भी मम्मी, जैसे मम्मी शब्द है, ठीक है। अब हमारे ही पेरेंट्स ने बचपन में हमें बार बार ये बोला, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, ठीक है। और हमने उनको सुन करके हमने मम्मी बोलना शुरू करा, ठीक है। और मम्मी बोलना शुरू करा, पापा बोलना शुरू करा, तो उन्होंने हमें एग्रीमेंट दिया, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया ऐसा बोलने के लिए, और हमें रेनफोर्समेंट मिला, हमें पुनर्बलन मिला कि हम उसी शब्द का इस्तेमाल करें उनको पुकारने के लिए, उनको बुलाने के लिए।
तो स्किनर के अकॉर्डिंग जो ये भाषाई व्यवहार है, जो हम बोलते हैं बेसिकली, ये रिइंफोर्समेंट के कारण जो है हमने सीखा है बचपन से लेकर अभी तक। और अभी भी हम जो है जो भी न्यू टर्म्स सीखते हैं वो बेसिकली रिइंफोर्समेंट की प्रोसेस के थ्रू हम सीखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ वर्बल बिहेवियर्स को हम पढ़ लेते हैं। स्किनर ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल बिहेवियर्स बताए थे, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इन्होंने बांट दिया वर्बल बिहेवियर्स को। जैसे कि मैंड है, ठीक है, मैंड एक वर्बल बिहेवियर है, ठीक है। इस वर्बल बिहेवियर का जो संबंध है बेसिकली रिक्वायरमेंट या फिर नीड या डिजायर से है, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग जो है बेसिकली वो ये है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी नीड को, किसी रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे वर्ड्स का जो सेट होगा बेसिकली वो मैंड टाइप ऑफ वर्बल बिहेवियर वाली कैटेगरी में जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ मैंड वर्बल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। यहाँ पर मैं वाटर जो है वो मेरी नीड है, मेरी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मेरा खाने पीने की चीज़ें हो गई या फिर फूड हो गया, ठीक है, गिव मी फूड, तो इट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ मैंड वर्बल बिहेवियर। इस टाइप की जो शब्दावलियाँ होंगी जिसके अंदर हम किसी रिक्वायरमेंट, नीड या डिज़ायर की बात कर रहे होंगे, वो सभी वर्बल बिहेवियर्स मैंड टाइप के वर्बल बिहेवियर्स कहलाएंगे। उसके बाद में आता है टैक्ट। ओके, टैक्ट के अब हम बात कर लेते हैं। टैक्ट क्या है? बेसिकली नेमिंग। ये मैंने पूरा नहीं लिखा। नेमिंग मतलब किसी भी इवेंट, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नामकरण करना, ये नेमिंग में आएगा। किसी भी इवेंट का नाम, जैसे मैंने बारिश बोला, ठीक है, या फिर मैंने डॉग बोला, कैट बोला, बुक बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट का, इवेंट का या सिचुएशन का जो नामकरण जब हम कर देते हैं, उसको नेमिंग जब हम कर लेते हैं, तो वो नेमिंग करना जो है वो टेक्ट टाइप ऑफ बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होगा। जैसे कि दैट्स अ डॉग, वह कुत्ता है। ठीक है, यानी कि हम कुत्ते को देख के कुत्ता बोलते हैं। तो ये जो है एक टाइप का नेमिंग वर्बल बिहेवियर है, यानी कि इसको बोला जाता है टेक्ट वर्बल बिहेवियर। इकोइक वर्बल बिहेवियर की हम बात कर लेते हैं। रिपीटिंग व्हाट इज हर्ड, फॉर एग्जांपल चाइल्ड सेज मामा आफ्टर हियरिंग इट। देखो, काफ़ी कॉमन सी बात है। कोई भी वर्ड, कोई भी न्यू वर्ड जो हमने कभी पहले नहीं सुना है, एकदम से कोई आता है, कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है और वो वर्ड जो है लगातार बोलता है और हम सुनते हैं उस वर्ड को, तो वो वर्ड जो है बेसिकली हम रिपीट करने लग जाते हैं आफ्टर लिसनिंग टू दैट वर्ड। अगर वो न्यू है, हम उस पर ध्यान देते हैं और हम कहीं ना कहीं उस वर्ड को लर्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो वर्बल बिहेवियर है ना, उसको हम बोलते हैं इकोइक। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि चाइल्ड सेज मामा आफ्टर हियरिंग इट। छोटा बच्चा जो होता है बेसिकली, जब वो बार बार मामा मम्मा मम्मा शब्द सुनता है तो वो मम्मा बोलना रिपीट करने लग जाता है, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है। कोई भी, किसी को भी हम सुनते हैं, कोई वर्ड वो बार बार बोल रहा है जो हमने नहीं सुना है पहले, तो हम उस वर्ड पे ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। दिस काइंड ऑफ वर्बल बिहेवियर इज इकोइक। तो फ्रेंड्स, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर अब हम पढ़ लेते हैं। दिस इज द लास्ट part of this theory. Autocratic behavior means a verbal behavior that depends on or modifies another verbal behavior. ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर एक अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्बल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है? ये किसी दूसरे वर्बल बिहेवियर पे डिपेंड करता है या फिर उसको मॉडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन, या मैंने बॉक्स में क्यों बंद किया इसका भी आपको पता लग जाएगा। The main verbal behavior is it's going to rain. The word I think is an autoclitic. It modifies the statement showing uncertainty. अगर मैं केवल ये बोलता it's going to rain, it's going to rain, तो ये प्योर टेक्ट बिहेवियर होता, क्योंकि यहाँ पर पे हम एक वेदर इवेंट का नाम ले रहे हैं, एक वेदर इवेंट की बात हो रही है, एक, ठीक है। तो ये प्योरली टेक्ट वाली कैटेगरी में जाता, पर आई थिंक जुड़ने की वजह से इस पूरे वर्बल बिहेवियर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। इस आई थिंक की जुड़ने की वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी शो हो रही है। इट इज शोइंग अनसर्टेनिटी।
कि मुझे लगता है बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑटोक्रेटिक बिहेवियर था। और बस इतना ही ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के अंदर कि ये किसी दूसरे वर्बल बिहेवियर को मॉडिफाई करने का काम करता है, खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट बिहेवियर नहीं होता है। इन तीन वर्बल बिहेवियर्स को मॉडिफाई करेगा, यानी कि मेन वर्बल बिहेवियर तो ये रहेंगे कि कोई टेक्ट या मेंट, जैसे यहाँ पे टेक्ट था, इट्स गोइंग टू रेन, ये आगे या पीछे जुड़ करके उस मेन वर्बल बिहेवियर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा, जैसे यहाँ पर पे अनसर्टेनिटी शो कर रहा था। तो दिस इज अबाउट ऑटोक्रेटिक बिहेवियर।